हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवानी और मैं आ गई हूं आप सभी के लिए एक और न्यू वीडियो लेके। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम जानेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? हेट्रो मीन्स अदर्स। हेट्रो का मीनिंग ही अदर होता है। Heterotrophic nutrition is the mode of nutrition where the organism is unable to prepare its own food and hence depends upon plants or other organisms for nutrition. तो heterotrophic nutrition में क्या होता है? इसके अंदर organisms अपना खाना खुद बनाने में अनेबल होते हैं। वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि अपना खाना खुद बना सके। इसलिए वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? या तो प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन नाउ? सैप्रो मीन्स डेड एंड डिकेइंग। सैप्रो का मीनिंग ही होता है सड़ी गली चीजें या फिर मरे हुए जो चीजें होती है या फिर जो गल जाते हैं, जो फ्रूट्स वगैरह के पिल्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें। अब इसको ही हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म लेते हैं उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। ये क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंगी विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। ये क्या करता है? जो हमारा जो बैक्टीरिया फंगस वगैरह जो होती है, ये जो फूड होता है इनका, जो मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं, उनके ऊपर जाके ये उनको एक्सटर्नली डाइजेस्ट कर लेता है, उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, उससे अपना न्यूट्रिएंट्स गेट कर लेता है। इसके एग्जाम्पल होता है फंगी, ब्रेड माउस एक्सेट्रा। देन पैरासिटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन? पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ये क्या करता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स गेट करता है। ये क्या करता है? एक होस्ट बॉडी चाहिए होती है इनको रहने के लिए, या तो ये उनके ऊपर रहेंगे या उनके अंदर रहेंगे। द पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। ये क्या करेंगे? या तो किसी की बॉडी पे रहेंगे या किसी की बॉडी के अंदर रहेंगे। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है जैसे टेपवर्म्स होते हैं, लाइस होती है, जो बोलते हैं ना बच्चे के पेट में कीड़े हो गए, वो कीड़े क्या होता है? वो ही होती है पैरासाइट्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू देयर बॉडीज। क्या करेंगे ये वाले ऑर्गेनिजम्स? क्या करेंगे? सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट कर लेंगे और उसके बाद इनका डाइजेशन जो होगा बॉडी के अंदर होगा और एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी के अंदर ही होगा। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड अमीबा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा द डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज ऑफ 4 डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 4 डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होती है। सबसे फर्स्ट आती है इंजेशन। इंजेशन में क्या होगा? इनटेक ऑफ फूड इन माउथ। हम खाने को जब अपने माउथ में रखते हैं उसको इंजेशन बोलते हैं। देन आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा? जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं एंजाइम्स की हेल्प से। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स बाय एंजाइम्स स्टेप वाइज physical and chemical processes that begins in the oral cavity and extends to the small intestine। इसमें क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्मॉलर कंपोनेंट्स में टूट जाएंगे। किसकी हेल्प से? एंजाइम्स की हेल्प से। स्टेप वाइज ये प्रोसेस होगी। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों इंक्लूड होगी इसके अंदर। और ये ओरल कैविटी से लेके कहाँ तक जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन फॉलो करता है। एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स from the small intestine to the cells of the body through finger-like projections called villi in the small intestine। अब क्या होगा? जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल्स तक ट्रांसफर होता है। किसकी हेल्प से? जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई, उनकी हेल्प से सेल तक चले जाएंगे ये। उसके बाद आता है इजेशन। इजेशन में क्या होगा? द रिमूवल ऑफ फूड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा जो फूड वेस्ट होता है, जब न्यूट्रिएंट्स तो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी तो सब वेस्ट, जो वेस्ट बच गया वो क्या होगा? वो इजेशन हो जाएगा, उसका बॉडी से रिमूवल हो जाएगा। उसके बाद देन आता है द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ही हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं।
द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ अडल्ट ह्यूमंस इज नॉर्मली 6.5 मीटर टू 9 मीटर लॉन्ग। जो ह्यूमन बॉडी का ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, वो 6.5 मीटर टू 9 मीटर लॉन्ग होता है। देन आता है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पार्ट आ जाते हैं। अब सबसे फर्स्ट आता है माउथ, देन इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। माउथ में आगे जाके इनके भी पार्ट्स होते हैं, माउथ और ओरल कैविटी। माउथ को ही हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। इन द ओरल कैविटी बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन बिगिंस। अब ओरल कैविटी में क्या होगा, फिजिकल डाइजेशन भी होगा और केमिकल डाइजेशन भी होगा। इट इज द पॉइंट ऑफ एंट्री इंजेशन ऑफ फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से क्या होता है, ये फूड के इंजेशन का मेन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ एंट्री भी बोला जाता है इसको। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है टीथ। टीथ से क्या करेंगे हम, हमारा फिजिकल जो वो होगा, फिजिकल जो प्रोसेस होगी वो टीथ करेंगे। उसके बाद टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स। टंग क्या करती है, जो फूड होता है उसके साथ सलाइवा को मिक्स करती है और स्लाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, जो जिसके अंदर होता है स्लाइवरी अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। देन सबसे फर्स्ट अब हम बात करेंगे टीथ्स के बारे में, हमारे टीथ्स के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर फिजिकल डाइजेशन। ये हमारे फिजिकल डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हमारा जो टीथ का अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, डायफाइडेंट होता है। डायफाइडेंट मीन्स हमारे टीथ 2 टाइम्स आते हैं लाइफ में, एक परमानेंट आते हैं, एक टेम्परेरी आते हैं। जो पहले वाले आते हैं वो टेम्परेरी, जो बाद में आते हैं वो परमानेंट आते हैं। हेटेरोडेंट और अरेंजमेंट। हेटेरोडेंट अरेंजमेंट का मीन्स क्या है कि हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, जब इसी वजह से हमारा जो अरेंजमेंट है उसको हेटेरोडेंट अरेंजमेंट बोलते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ है हमारा इंसीजर्स। इंसीजर्स क्या होता है, ये 8 चैजल शेप टीथ होता है। 8 टीथ होता है ये, स्पेशलाइज फॉर कटिंग। ये किस चीज के लिए स्पेशलाइज होता है, इनका डिजाइन किस लिए होता है, कटिंग के लिए। जो हम खाना मुंह के अंदर लेते हैं, हम बाइट लेते हैं, उसको कटिंग के लिए यूज करता है उसको। उसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन क्या होता है, शार्प एंड डैगर शेप्ड। ये शार्प होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है। स्पेशलाइज फॉर टीयरिंग, ये फाड़ने के लिए, मतलब फाड़ने के लिए कोई भी चीज, ऐसी चीज जो स्ट्रॉन्ग हो उसको हम फाड़ते हैं इससे। जैसे कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कैनाइंस बड़े बड़े होते हैं, हमारे तो कैनाइंस छोटे छोटे होते हैं क्योंकि हमें इतनी जरूरत नहीं होती उनकी। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो फ्लैश खाते हैं, उसको फाड़ने में उनको मतलब मुश्किल होती है, इस वजह से उनके जो कैनाइंस होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। देन आती है प्रीमोलार। प्रीमोलार क्या कैसी होती है, ब्रॉड और फ्लैटेंड होती है, फ्लैट होती है और चौड़ी होती है थोड़ी सी इनसे, कैनाइन और इंसीजर से। स्पेशलाइज्ड फॉर ग्राइंडिंग, ये ग्राइंडिंग के लिए स्पेशलाइज्ड है। देन आता है मोलार्स। मोलार्स क्या होता है, मोलार्स भी ब्रॉडर होते हैं और इनके अंदर कस्प्स होते हैं, 4 मतलब इस टाइप से कस्प बने रहते हैं इसके अंदर। ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग फूड को ग्राइंड करने में और उसको क्रश करने में हेल्प करते हैं। द लास्ट सेट ऑफ मोलार्स इज कॉल्ड विजडम टीथ। जो हमारे मोलार्स का लास्ट सेट होता है, मतलब लास्ट की जो मोलार्स जो हमारी आती है उनको हम विजडम टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये कब आती है, 16 to 20 ईयर्स के बीच में आती है ये। अभी आता है हमारा टीथ का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले हमारा टीथ का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे टीथ में होता है रूट कैनाल। ये वाली जो पोर्शन होता है, ये ब्लू वाला पोर्शन, इसको रूट कैनाल बोलते हैं। इसके बाद आती है डेंटाइन। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये डेंटाइन होता है। देन गम, ये पिंक वाला पोर्शन गम होता है। उसके बाद आता है पल्प, जो ये हमारी जो रूट कैनाल जा रही है, जिसके अंदर ये रूट कैनाल है, उसको हम पल्प बोलते हैं। और सबसे ऊपर होता है एनेमल। एनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट। हमारे जो टीथ का हार्डेस्ट पार्ट होता है वो होता है एनेमल, और जो व्हाइट पार्ट हमें दिखता है वो वाला पार्ट एनेमल होता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब इसी में सबसे ऊपर जो हमारा ऊपर का टीथ का पार्ट है उसको हम क्राउन बोलते हैं, और जो नीचे का पार्ट है उसको रूट बोलते हैं। अब आ गया ह्यूमन डेंटिनेशन, ये आज का लास्ट टॉपिक है, ह्यूमन डेंटिनेशन। ह्यूमन डेंटिनेशन कैसी होती है, 2 टाइप्स की डेंटिनेशन होती है ह्यूमंस में, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। परमानेंट में क्या होगा, परमानेंट का डेंटल फॉर्मूला, परमानेंट टीथ 32 होते हैं हमारे। डेंटल फॉर्मूला होता है इनका, अपर जॉ अरेंजमेंट ऑफ वन साइड अपॉन लोअर जॉ अरेंजमेंट ऑफ वन साइड। ICPM, I मीन्स इंसिजर, C मीन्स कैनाइन, P मीन्स प्रीमोलार्स, M मीन्स मोलार्स। यहाँ पे भी सेम। देन 2 1 2 3, एक साइड में 2 इंसिजर्स हो गए, 1 कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलार्स होगी और 3 मोलार्स होगी।
ऐसे ही नीचे वाली साइड में होगा, और इनके 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा 32 टीथ बैठ जाता है, दोनों साइड से होगा और नीचे वाली साइड्स भी। देन आते हैं हमारे टेम्परेरी अरेंजमेंट। टेम्परेरी क्या होता है? टेम्परेरी टीथ हमारे 20 होता है, ये सिर्फ 6 ईयर्स की एज तक आते हैं, उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाता है। इन अ चाइल्ड देयर आर 20 टीथ प्रेजेंट विच आर कॉल्ड मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ। हम जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर सिर्फ 20 टीथ आते हैं और वो मिल्क टीथ होता है, या फिर उनको डेसिडियस टीथ भी कहते हैं। इनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20। इनके अंदर प्रीमोलार्स नहीं होता है, प्रीमोलार्स एब्सेंट होता है। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। Okay friends, now we will meet in our next class. Till then, bye bye and take care of yourself. Please like, share and subscribe my channel for more helpful videos.